Guys, go through the last lecture notes. If you have any doubts, please ask. Also, let me know the last part of the last lecture. क्या हुआ था बेटा? So Hammond postulate. आवाज okay. So last lecture we completed that rate law expression wala part, order, molecularity, all these things we have completed. ठीक है? So आज हम लोग स्टार्ट करेंगे. देखिए, अपने सिलेबस के हिसाब से अगर जाते हैं ना, तो ये कहीं आप लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी चीजें कराऊंगा. वो हर एक बच्चे के लिए उतना रिक्वायरमेंट नहीं है. नोट्स मैं आपको दूंगा, वो आप किसी भी रैंक तक के लिए सोच सकते हैं. बट अगर किसी भी मोमेंट पे आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं उतना ग्रास्प नहीं कर पा रहा हूँ वगैरह वगैरह, तो आप ये 4 चीज़ें लिख लीजिए. ये आपको ज़रूर करके रखना है, ठीक है? ये 10+2 लेवल पे आपको आना ही चाहिए. ये 4 रिएक्शन मैकेनिज़म्स हैं, जो आपको डेफ़िनेटली आना है. इसके अलावा वी विल डू सो मेनी थिंग्स. उसमें कई चीज़ें ऐसी भी होंगी, जो हो सकता है कि मतलब एक नॉर्मल रैंकर के लिए रिक्वायरमेंट उसकी ना हो और उससे कन्फ्यूजन्स हो रहे हों, तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं. बट ये आप लिख कर रखिएगा, दीज़ आर द 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट. ठीक है? तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, और फिर इसके बाद आप ये चाहिए तो कहीं पेज पर स्टार्टिंग में ही लिख लेना. इसके अलावा और बहुत सारी मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे. हम एसएनआई पढ़ेंगे, हम लोग ईआई पढ़ेंगे, हम लोग एसएनएआर पढ़ेंगे, हम बेंजाइन मैकेनिज्म, सो मेनी मैकेनिज्म्स आते हैं. बट ये 4 आपको इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आना ही चाहिए. ठीक है? इसके बाद हेडिंग डालिएगा. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. One student is asking, sir, we are starting a new chapter. No बेटा, रिएक्शन मैकेनिज्म एक बड़ा चैप्टर है, उसको ही कंटिन्यू करना है. ठीक है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेडिंग डालिएगा, और एक जनरल वे में हम रिएक्शन लिखेंगे. दिस इज न्यूक्लियोफाइल. ये हमारा मेन प्रोडक्ट है. एंड दिस पार्ट इज लीविंग फ्रॉम सबस्ट्रेट, इसलिए इसको बोलते हैं लीविंग ग्रुप. ये भी कॉपी कर लीजिए बेटा.
डन बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें देखिए, चैप्टर का नाम ही है मैकेनिज्म, है ना। मैकेनिज्म होता क्या है हमने पहले ही आपको बता रखा है। इसको क्विक मैनर में क्या सोचना है, मैकेनिज्म जैसे थियरी आप पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, ये भी एक एजम्पशन टाइप का है। तो किसी ने स्टेप्स प्रपोज किए, स्टेप्स आपको एज्यूम करके बताए, तो ये याद रखना है कि देखो आप भी मैकेनिज्म प्रपोज कर सकते हो किसी भी रिएक्शन का, है ना, क्योंकि वो तो एजम्पशन ही है। लेकिन आपका मैकेनिज्म, आपका एजम्पशन वेरीफाई कौन करेगा? तो हो सकता है कि जो एक्चुअल मैकेनिज्म किसी ने प्रपोज किया, आप भी वही मैकेनिज्म प्रपोज कर दो, ठीक है। लेकिन हमको अपना मैकेनिज्म प्रपोज नहीं करना है, यहाँ पर हमको अपना एजम्पशन नहीं लेना है। whatever mechanisms have been proposed earlier for any reaction, हमें वही मैकेनिज्म तो स्टडी करना है और उनको जो भी डेटा अवेलेबल है उस पे उसको वेरीफाई करना है, ठीक है। दैट इज आवर जॉब। हो सकता है आपके माइंड में भी, क्योंकि इतना सारा पढ़ने के बाद आपके माइंड में भी अच्छा ऐसा स्टेप होना चाहिए, तो वो स्टेप आप पब्लिकली नहीं बोल सकते क्योंकि उसको किसी ने वेरीफाई नहीं किया है। अगर वो गिवन मैकेनिज्म से मैच करता है तो ठीक, नहीं तो आप उसको छोड़ देंगे, वो वाली चीज कंसीडर नहीं करेंगे। आपको जो मैकेनिज्म्स पहले से प्रपोज्ड हैं उनको ही स्टडी करना है, उनको गिवन फैक्ट्स वगैरह पे वेरीफाई करना है, ठीक है। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस के लिए दो पॉपुलर मैकेनिज्म्स हैं। एक है, इसको बोलते हैं SN1 मैकेनिज्म और एक बोलते हैं SN2 मैकेनिज्म। अब ये SN1 SN2 ये नाम कहाँ से आए वगैरह वगैरह इन सब का डिस्कशन करेंगे। तो जो भी मैकेनिज्म किसी ने भी प्रपोज की होगी उसका बेसिस क्या होगा? तो उसका बेसिस होगा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। जब तक ऑब्जर्वेशंस नहीं आएंगे वो कोई असम्पशन प्रपोज नहीं कर सकता। तो दो केसेस में आपको बताता हूँ। केसेस क्या है? ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है, केस 1 केस 2। इन केस 1 एक एग्जांपल लिया गया ये, और इसका ट्रीटमेंट कराया OH माइनस के साथ। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बना? CH3OH प्लस Cl माइनस। इसी तरह एक और केस लिया गया, CH3 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 Cl। If you see in both cases, I have taken alkyl halide. In both cases, I have taken this nucleophile OH minus. OH minus can be obtained from any OH, KOH, कहीं से भी आप ले सकते हैं. And in both the cases, we are getting alcohol as our main product. Leaving group CMS, सब एक जैसा लग रहा होगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या मिला? Here, by experiment, we found that rate of the reaction is proportional to concentration of CH3Cl as well as concentration of OH minus। मतलब रेट, अगर इक्वलिटी साइन लगाते हैं तो आपको यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखना पड़ेगा जिसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं। और CH3Cl क्या था? सबस्ट्रेट। OH माइनस क्या था? रिएजेंट, न्यूक्लियोफाइल। यानी कि रेट एक्सप्रेशन में कितने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आ गए? 1 + 1 2। तो कैन आई से ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज 2? याद करो मैंने बताया था ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, ठीक Yes, है। sir. अब ये रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन है आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किस टाइप की? न्यूक्लियोफिलिक। तो इसको क्या बोलेंगे? SN रिएक्शन। लेकिन ऑर्डर कितना है? 2।
तो यहाँ पर हम 2 ऐसा सुपर स्क्रिप्ट में लिख देते हैं। तो ये रिएक्शन क्या हो गई? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकेंड ऑर्डर। याद रख पाओगे पूरा नाम? सेकेंड ऑर्डर, या फिर समटाइम्स हम इसको बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकेंड ऑर्डर बाई मॉलिक्यूलर, इसको बोलते हैं SN2 मैकेनिज्म। नाउ केस 2 वाले केस में व्हेन वी चेक द सेम रेट हियर बाय एक्सपेरिमेंट, we found that rate of reaction is proportional to concentration of substrate only. That means rate is independent of concentration of nucleophile. कैसे पता चलता है इंडिपेंडेंट है? अरे बड़ा आसान है, आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दो, बढ़ा दो, अगर रेट चेंज नहीं हुआ इसका मतलब इंडिपेंडेंट है। सो सिंपल, इसमें कोई एक्सपेरिमेंट, कोई तूफानी एक्सपेरिमेंट नहीं है, तो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट। आप कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दो, रेट डबल हो गया। कॉन्सेंट्रेशन तुमने ट्रिपल कर दिया, रेट डबल हो गया। इस तरह से अगर मान लीजिए चेंजेस आपको दिख रहे हैं, तो आप उस रेट एक्सप्रेशन को निकाल लोगे, उससे ऑर्डर पता चल जाएगा। तो यहाँ पर रेट एक्सप्रेशन क्या आया? R इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, यानी यहाँ पर ऑर्डर क्या लिखोगे आप? सर 1। तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट लगाएंगे 1। तो इसको पूरा नाम क्या लिखेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर, जिसको कई बार यूनिमॉलिक्यूलर भी लिखा हुआ मिलेगा। यूनिमॉलिक्यूलर, थोड़ा सा इधर स्पेस कम था, आप मैनेज कर लेना। यूनिमॉलिक्यूलर एकदम सिंपल तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ये बड़े अलग स्टाइल से बुक्स में मिलता है, उतना समझ में नहीं आता, इसलिए आप नोट्स में इस सिंपल वर्जन को जरूर लिखना, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लो आप लोग।
डन सर। डन गाइस, सबने कर लिया? Yes. यस सर। यस सर। इसमें एक चीज आप ये याद रखिएगा बेटा, जैसे ये वाला अगर आप देखोगे ना, इसमें लीविंग ग्रुप मैंने जनरल मैनर में लिखा है, ठीक है। लीविंग ग्रुप बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन और मैं बहुत सारे कराऊंगा आपको, लेकिन सिलेबस वाइज अगर मान लीजिए आप कभी ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा हो रहा है, इतना नहीं हम कर सकते, तो सिलेबस वाइज आपको याद रखना है कि सिलेबस में एल्काइल हैलाइड यानी हेलोजन लीविंग ग्रुप, इसीलिए देखो मैंने केसेस भी हेलोजन वाले एक्सपेरिमेंटल डेटा लिया। इसके अलावा एल्कोहल, ये दो आपके सिलेबस में हैं, जिसमें आप ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टडी करोगे, ठीक है। तो इसको आप हाईलाइट कर लेना एज पर सिलेबस वाइज। देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ एग्जांपल्स, मैं दूसरे बहुत सारे कराऊंगा, लेकिन जब कभी भी आपको लगे कि ज्यादा हो रहा है और इतना हैंडल नहीं हो रहा है, तो आप ये दो माइंड में रखना कि इनको अगर आप डील कर पा रहे हो तो बाकी की चिंता नहीं करनी है, ठीक है। चलिए, ये तो आपने नोट कर लिया। सो एज आई टोल्ड यू, चैप्टर का नाम ही मैकेनिज्म है, तो हमें हर बार अब मैकेनिज्म ही पढ़नी है। तो सिंस हमने दो रिएक्शंस डिफाइन की, नेम्स दिया उनको SN1 SN2, तो विल टॉक अबाउट दोस मैकेनिज्म। सो आई विल स्टार्ट विद SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म SN1 के कंपैरिजन में ज्यादा स्पेशल है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम उसी का डिस्कशन करेंगे। लिखिएगा, मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन। मैं ट्राई करूंगा आपको सिंपलेस्ट वे में बताऊं, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो एंड में आप बता देना, तो मैं इसका स्पेशल पॉइंट बता दूंगा, वो आप रट लेना, ठीक है। पहले तो इसमें सिंस मैकेनिज्म का मतलब ही मैंने आपको बोला थियरी, थियरी मतलब assumptions, so here also there are 3-4 assumptions based on experimental observations। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, in this mechanism it has been assumed, in this mechanism it has been assumed that nucleophile attacks, in this mechanism it has been assumed that nucleophile attacks positively charged carbon, nucleophile attacks positively charged carbon from back side of the leaving group, positively charged carbon from back side of the leaving group। सबने लिख लिया बेटा? यस सर। It is, ना पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा, it is a single step reaction, it is a single step reaction। थर्ड पॉइंट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर आपको समझ में आता है तो गुड, नहीं तो आप इस वाले पॉइंट को इग्नोर कर देना। लेकिन मैं पहले आपको बोल चुका हूं, मैं आपको नोट सारे दूंगा, वो फर्स्ट रैंक तक के लिए होगा, लेकिन आप जहां तक भी ग्रास्प कर पाते हैं उस पे फोकस होकर काम करना है, गिव अप नहीं करना है। अगर आप गिव अप कर दोगे तो फिर ये पूरा का पूरा चैप्टर ही खराब हो जाएगा आपका। जिस भी पॉइंट पे आपको लगे, अगर कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे बात कर लो, कि तो मैं बता दूंगा आपको ये चीजें कर लेनी है, तो चैप्टर कवर हो जाएगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में देखो आज लिखा दिया कि SN1 SN2 E1 E2, ये 4 रिएक्शंस आपको माइंड में रखनी है। और अगर इसके अलावा आप जितनी चीजें मैं करा पा रहा हूँ उसको जितना आप मैक्सिमाइज कर लोगे, उतना आपकी फायदा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा थर्ड पॉइंट, इंटरैक्शन ऑफ
interaction of non-bonding HOMO, non-bonding HOMO of nucleophile, मतलब वो लोन पेयर की बात कर रहा है, तो उसकी लैंग्वेज इस तरह की होगी, ठीक है। HOMO क्या है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल with LUMO, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये कौन सा ऑर्बिटल होता है? जैसे हमने RLG लिखा है, तो RLG का ये जो R है ना, यही इलेक्ट्रोफिलिक होता है। तो इसका ये जो सिग्मा बॉन्ड, उसका एम्प्टी ऑर्बिटल कौन सा होगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ RLG, ठीक है। ऐसा करके लिख लो, RLG मतलब सबस्ट्रेट, ठीक है। पूरा पॉइंट मैं दोबारा बोल देता हूँ। इंटरैक्शन ऑफ non-bonding HOMO of nucleophile with LUMO of substrate. लिख लिया बेटा सबने? तीनों पॉइंट्स लिख लिए? यस Yes, sir. चलिए अब इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका कोई फ्रेंड हो या सीनियर हो, कोई भी हो जिसको जेई मेन जो फैब या मार्च में हुआ है, बिकॉज जो डेट्स है, अगर आपका कोई जानने वाला है और कंफ्यूज हो रहा हो, परेशान हो रहा हो, क्योंकि डेट्स डिक्लेयर नहीं हो रही हैं और एग्जाम डिले हो रहा है, जेई मेन का जो नेक्स्ट एग्जाम होगा वो पॉसिबली जो है जुलाई में हो सकता है ना। तो अभी कोई डेट्स उन्होंने डिक्लेयर नहीं की, लेकिन जो बातें निकल के आ रही उसके हिसाब से आप जुलाई मानकर चल सकते हो। उसके बाद जो जेई एडवांस्ड का एग्जाम होगा वो लगभग सितंबर पे जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ में लगभग 1 मंथ या 20 डेज का वो टाइम लेते हैं। तो अगर कोई ऐसा बच्चा हो जिसको परसेंटाइल कम आया हो, बिकॉज 92, 93, 94 इस तरह का परसेंटाइल अगर नहीं है किसी का, तो वो क्वालिफाई नहीं करेगा एडवांस्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा हो जो परेशान हो किसी भी वजह से, तो आप उसको मेरा नंबर दे देना। मैंने एक ग्रुप सेटअप किया हुआ है यहाँ पर व्हाट्सएप पे ही, तो उनको मैं वीकली टास्क देता हूँ। तो कई बार क्या होता है, अपने आप वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो उनको वीकली टास्क दूंगा, जो पहले जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, फिर अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो फिर उसको कंटिन्यू करेंगे एडवांस में, ठीक है। वीकली टास्क देते हैं, उसमें बच्चे जो है ग्रुप में ही डिस्कशन करते हैं, सारा जो भी डाउट्स आता है उनको, ठीक है, वो आपस में डिस्कशन करते हैं, बिकॉज ये फ्री वाला ग्रुप है। तो आप उनको बता, इसमें कोई चार्जेस मैं नहीं लूंगा, वो उनके लिए फ्री होगा। जो भी जेई में जिन्होंने अभी एग्जाम दिया होगा फेब या मार्च का, तो उनके लिए वीकली टास्क होता है। उसके अलावा डिस्कशन उसमें वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे बड़ा इम्प्रूवमेंट होता है। आप चुपचाप, कई बार होता है कि अगर किसी ने बोल भी दिया ये पढ़ लेना, तो वो पढ़ाई होती नहीं जब तक कि वो टास्क के फॉर्म में नहीं होता है। तो आप उनको मेरा नंबर दे देना, मैं उनको ग्रुप में ऐड कर लूंगा, ठीक है। और एक बार ग्रुप में ऐड हो जाएंगे तो फिर वो पर्सनल व्हाट्सएप पे मुझे कोई मैसेज नहीं करेंगे, ठीक है। चल सर आगे एक और इसको डाउट था कंटिन्यू करते हैं। सर, जुलाई के मंथ में दोनों के दोनों अटेम्प्ट हो जाएंगे? बेटा ऐसा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बड़ा अनसर्टेन सी चीजें हैं। वैसे 2 अटेम्प्ट बाकी हैं लो बच्चों के, लेकिन हो सकता है वो एक ही एग्जाम कंडक्ट कराएं, टाइम कम है, ठीक है ना। और जो 3 एग्जाम्स हो जाएंगे फिर उसके बेसिस पे हो सकता है वो ले ले, या फिर वो फटाफट करके या 15 डेज के डिफरेंस पे 2 एग्जाम करा दें, क्योंकि अभी तक कोई डेट डिक्लेयर नहीं की है। तो फिर भी मानकर चल रहे हैं कि जुलाई में ही दोनों एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, फिर अगस्त का पूरा मंथ मिलेगा एडवांस के लिए, और सितंबर में एग्जाम होगा एडवांस का। ऐसा मतलब मानकर चल रहे हैं। अभी जितनी जल्दी वो डेट्स डिक्लेयर करेंगे उतना हमको ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। अब यही प्रॉब्लम होता है ना इन सब डिले की वजह से, क्या बहुत सारे बच्चे हैं जो नर्वस हो गए होंगे, और कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो
अभी रिसेंटली एक बच्चे की काउंसलिंग मैंने की, वो बोला कि मतलब सर मुझे 1 on 1 पढ़ना है आपसे, तो उसकी काउंसलिंग की तो वो उसकी केमिस्ट्री में 10 मार्क्स थे। अब यू इमेजिन कि किसी बच्चे के 10 मार्क्स हैं, तो उसने कितना इफेक्टिवली सही किया है, जबकि इट्स वेरी इजी। मतलब आप सोचिए जेईई मेन में ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत तूफानी आते हैं, तो 3 क्वेश्चंस उसने लगभग इफेक्टिवली सही की, या उसने ज्यादा गलत कर डाले, सारा नेगेटिव चला गया, लेकिन अगर मैं इफेक्टिवली बोलूं तो 3 क्वेश्चन सही की। अगर वो 15 क्वेश्चंस तक सही कर देता तो उसका 99.99 परसेंटाइल होता, और उस बच्चे का परसेंटाइल था 80 परसेंटाइल। अब आप सोचिए कितना ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो अब 3 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चंस तक ले जाना है, तो उसमें फिजिकल केमिस्ट्री आएगी, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी। आई टेक केयर ऑफ ऑल 3 इन दैट ग्रुप। पेस में मैं केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेता हूँ, बट फिजिकल को मैंने काउंसलिंग करके बताया कि भाई 3 चैप्टर्स अपने को स्ट्रॉन्ग करना है फिजिकल केमिस्ट्री में, 3 चैप्टर्स ऑर्गेनिक में स्ट्रॉन्ग करना है, 3 इनऑर्गेनिक में, और हर किसी में स्कोरिंग वाले चैप्टर्स होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हर चैप्टर डिफिकल्ट होगा और कंफ्यूजन वाला होगा। और जेईई मेन की खास बात क्या है कि उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आते हैं। एडवांस में क्या खास बात होती है कि वो दो तीन चैप्टर्स को मिक्स करके कॉन्सेप्चुअल को उसमें मिला करके एक नया क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। तो जेईई मेन का मतलब बहुत आसान है। आप 96, 97, 98, 99 यहाँ तक परसेंटाइल आराम से ला सकते हैं। क्वेश्चंस नंबर भी मैंने बता दिया। अब 3-3 क्वेश्चंस करके और उसको बढ़ाने थे, ठीक है। तो 3-3 या 4-4 क्वेश्चंस, और हर किसी में चैप्टर उसको बता दिए। अब उन चैप्टर्स का वो डिस्कशन करता है, तो इजीली उसका जो है 15 क्वेश्चंस तक पहुंचेगा और परसेंटाइल भी इंप्रूव होगा केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब ये जो मैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ कि अगर 15 क्वेश्चन सही हो गए तो 99.99 परसेंटाइल तक पहुंच जाएगा, ऐसा रहता है। तो वो प्रॉब्लम क्या होती है कि वो नर्वस हो जाते हैं, खूब सारे क्वेश्चंस करना शुरू कर देते हैं, क्वेश्चंस मतलब एग्जाम में, और मिस्टेक्स कर देते हैं। अगर ठीक से काउंसलिंग हो जाए तो मान लीजिए कि 3 क्वेश्चन सही किए थे इफेक्टिवली, वो 6 कर देता तो परसेंटाइल और इम्प्रूव हो जाता। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है सही से बताना किसी को, और स्पेशली जब लास्ट स्टेज में एग्जाम्स के हो, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा था अगर कोई नर्वस हो कैसा भी हो तो उस बच्चे को मेरा नंबर दे देना, और वो फिर उसको मैं ग्रुप में ऐड कर ओके सर, थैंक यू। दूँ। अब इसमें लिखिएगा मैकेनिज्म जो SN2 का है, एजम्पशन के बेसिस पे अपने को। अच्छा, पहला एजम्पशन अगर आप देखोगे क्या लिखा हुआ है, बैक साइड अटैक। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं एग्जांपल चूज करता हूँ, लाइक कार्बन है, इधर मैं एक ग्रुप लगा देता हूँ R1, इधर मैं एक ग्रुप लगा देता हूँ R2, इधर मैं एक ग्रुप लगा देता हूँ R3। आई डोंट नो कि R1 R2 क्या है, वो तो डिपेंड करता है कंपाउंड क्या दिया हुआ है। और यहाँ पर लीविंग ग्रुप अटैच। बैक साइड ऑफ लीविंग ग्रुप का मतलब है इसके पीछे के हिस्से से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया। किसी को डिफिकल्टी इस डायग्राम में? नो सर। नहीं। अब आप इसको ऐसे सोचो कि अ, क्यों उन्होंने बैक साइड अटैक एज्यूम किया होगा, कोई रीजन तो होना चाहिए। दैट मीन्स देयर मस्ट बी सम theoretical sorry, there must be some experimental observation behind this assumption that nucleophile attacks from backside of the leaving group. तो जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन इसका था ना, बहुत ही सिंपल वे में आप समझ जाओगे। एक्सपेरिमेंट जब किया गया ना तो पता चला कि जो सबस्ट्रेट था और जो प्रोडक्ट था उनका जो कार्बन था जिससे ग्रुप्स जुड़े हुए थे, ऑफ कोर्स यहाँ भी 4 ग्रुप्स होंगे, यहाँ भी 4 ग्रुप्स होंगे, लेकिन डिफरेंस ये आया कि जो कार्बन था उस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बदल गया। बदल गया का मतलब होता है कि इन्वर्ट हो गया, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन।
inversion in configuration. मतलब आप ऐसे सोचो कि जैसे एक मिरर मान लीजिए बीच में लगा दें और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कंपेयर करें, तो खाली डिफरेंस इतना होगा कि ये ग्रुप बदल गया, लेकिन इट इज ऑलमोस्ट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. मतलब आप ऐसे सोचो कि आप मिरर के सामने खड़े हो और आपको सामने जो भी दिखाई दे रहा है इमेज, वो एक्चुअली में आप ही हो, खाली सर बदल गया. ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं ऑलमोस्ट मिरर इमेज. अच्छा, अब मिरर इमेजेस कौन होगा? जिसका कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो गया, वही तो मिरर इमेज होगा. तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, और ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है ना जब ग्रुप यहां से निकले और आए इस तरफ से, तभी तो इधर उल्टा हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन. क्या सब बच्चों को इतना समझ में आया? यस सर. Yes, sir. और इसको हम लोग साइंस में बोलते हैं वेल डन इन्वर्जन. वेल डन इन्वर्जन. तो वेल डन इन्वर्जन क्या होता है? व्हेन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कार्बन गेट्स इन्वर्टेड, बदल जाए, उल्टा हो जाए, उसको बोलते हैं वेल डन इन्वर्जन. तो दिस वाज द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बिहाइंड assumption 1. बिहाइंड assumption, जो आपने फर्स्ट assumption लिया हुआ है. ठीक है, चाहिए तो आप ये लिख दो, वहीं पर लिख लो, या स्पेस हो तो या कहीं और लिख दो कि बैक्स द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बिहाइंड एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बिहाइंड assumption 1, फर्स्ट assumption, ऐसा करके लिख दो. डन बेटा, सबने कॉपी कर लिया? Done, sir. ओके. देखो, अब इसमें आप ऐसे सोचो कि रिएक्शन एक ही स्टेप में होनी है, प्रोडक्ट भी हम लिख लेंगे, तो प्रोडक्ट क्या बना लेंगे, ये लगभग वैसे ही रहने वाले हैं, इनमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा. वो थोड़ा बहुत ओरिएंटेशन बदल जाएगा जैसी कनेक्टिविटी हो जाएगी. तो दिस इज द प्रोडक्ट. ठीक है, यहाँ Lg माइनस को बाहर कर दो. लेकिन हुआ कैसे होगा? तो उसमें बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट. तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है? वेयर फ्यू बॉन्ड्स आर पार्शियली ब्रोकन एंड फ्यू बॉन्ड्स आर पार्शियली फॉर्म. तो जो अटैक कर रहा है वो बॉन्ड अपना बना रहा होगा, और जिसको लीव करना है वो ब्रेक हो रहा होगा. सो जो बीच की स्टेज होगी उसमें इतना हिस्सा तो प्लेनर हो जाएगा. ठीक है, अब बैक साइड अटैक का मतलब ये है कि वो 180 डिग्री पे आ रहा होगा. तो आप ये वाला जो बॉन्ड है,
इसको आप ब्रोकन वाली स्टाइल में दिखा दो कि ये Lg डेल्टा माइनस कर दो और इसको बोल दो पार्शियली ब्रोकन। और कौन सा बॉन्ड पार्शियली फॉर्म कर देंगे? ये वाला। दिस इज पार्शियली फॉर्म्ड। ठीक है, इसको हम नाम देंगे ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट देखो बहुत सिंपल सा है। अगर आप याद करो, हम लोग ने ग्राफ भी पढ़ा था, एक एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स या रिएक्शन प्रोग्रेस का। तो उसमें ट्रांजिशन स्टेट जो होता है वो पीक को रिप्रेजेंट करता है। ये ट्रांजिशन स्टेट होता है, ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं। अब होगा क्या, ये ट्रांजिशन स्टेट जितना नीचे होगा उतना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के लिए इजी होगा बैरियर क्रॉस करना। मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स क्रॉस द बैरियर, मोर विल बी द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। यही सिंपल सी चीज है। यानी इट इज इंपॉर्टेंट कि ट्रांजिशन स्टेट शुड बी स्टेबल। अब ये तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था बिहाइंड बैक साइड अटैक। थ्योरेटिकली कैसे समझाओगे? तो आप ऐसे सोचो कि मतलब इट्स लाइक कि लीविंग ग्रुप को देखो वो भी निगेटिवली चार्ज्ड है, न्यूक्लियोफाइल को देखो वो भी निगेटिवली चार्ज्ड है, दोनों निगेटिवली चार्ज्ड है। और अगर दोनों निगेटिवली चार्ज्ड हैं तो ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को कि अट्रैक्ट करेंगे? सर रिपल। रिपेल करेंगे, सिंपल सी बात है। अगर रिपेल करेंगे तो रिपल्शन की वजह से वो सिस्टम को डिस्टेबलाइज करेंगे, है ना। बहुत सिंपल सी चीज है। एक बेंच में मान लीजिए दो लोग बैठे हुए हैं और एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, तो वो सिस्टम अनस्टेबल कहलाएगा। तो यहाँ पर भी जब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये सिस्टम डिस्टेबलाइज करेंगे। अब ये स्टेबल कब रहेगा, मैक्सिमम स्टेबिलिटी का कब अचीव होगी, ये कब रिपल्सन कम से कम करेंगे? तो उसका आंसर है ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले जाए। और मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगी? जब फ्रंट साइड अटैक हो या बैक साइड? तो आंसर है बैक साइड। तो इट इज द नेगेटिवली चार्ज्ड है, दैट इज व्हाई अटैक अकर्स फ्रॉम बैक साइड। ठीक है। दूसरा, इमेजिन करो कि दो मोटे मोटे लोग हैं और एक ही डोर से वो पास करना चाहते हैं। एक रूम के अंदर से आ रहा है और एक बाहर से रूम के अंदर जा रहा है। तो इट विल बी डिफिकल्ट। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि एक बंदा पीछे वाले दरवाजे से निकल के चला जाए, तो दैट विल बी मच इजी। इसको कहते हैं स्टेरिक रिपल्शन, क्राउडिंग की वजह से रिपल्शन। तो अगर दोनों ग्रुप फ्रंट साइड से आ जाते, ठीक है, यानी फ्रंट साइड अटैक होता, तो फिर लीविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल इनमें स्टेरिक रिपल्शन होता। तो उसकी वजह से भी सिस्टम डिस्टेबलाइज होगा। ट्रांजिशन स्टेट को वी डोंट वांट अनस्टेबल, we want transition state should be little stable so that reactant molecules cross energy barrier। तो एनर्जी बैरियर ज्यादा हाई गया तो मॉलिक्यूल क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। इट्स लाइक कि अगर पेपर का एग्जाम बहुत टफ हो जाएगा तो कैसे लोग उसको पास करेंगे? जितना इजी होता चला जाएगा उतना ज्यादा नंबर में लोग पास कर पाएंगे। ऐसा आप कंसीडर कर सकते हो। कॉपी कर लो ये सब बेटा।
डन बेटा, सबने कॉपी कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब इसमें 2-3 पॉइंट्स मैं लिखा देता हूँ। हो सकता है थोड़ा बहुत आपने लिखा भी हो, बट आप इसको लिख लो, फिर इसके आगे पीछे आप ऐड कर लेना, वॉट एवर यू वांट। पहला पॉइंट लिखिएगा, ड्यू टू बैकसाइड अटैक, ड्यू टू backside attack, there is change in the configuration of carbon atom. There is change in the configuration of carbon atom. मान लीजिए कि आपने रिएक्टेंट लिखा है ऐसा, R1, R2, R3, Lg, तो प्रोडक्ट कैसा लिखोगे? प्रोडक्ट आप जो है R2, R3 अपनी जगह रखोगे और केवल एक इंटरचेंज कर दोगे, तो इसको इन्वर्जन बोला जाएगा। ठीक है, तो आप दिखाएंगे, यहाँ लिख भी सकते हैं वन इंटरचेंज। अब वो इंटरचेंज हॉरिजॉन्टल वाले हो सकते हैं या इवन वर्टिकल वाले हो सकते हैं। अब बच्चे जो ये सब नहीं जानते इंटरचेंज वगैरह, वो समझ नहीं पाएंगे, तो उनको केवल हॉरिजॉन्टल वाला तो समझ में आएगा, लेकिन जब वर्टिकल में वो चेंज करके दिखाएगा कि यहाँ भी इन्वर्जन है, यानी मैं ये भी आंसर लिख सकता हूँ बेटा कि न्यूक्लियोफाइल में यही लगाऊं, R1 को मैं यही लिखूं, खाली मैं R3, R2 ऐसा कर दूं, ये और ये सेम चीज है। तो अब ये इसको लेके बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं आना होना चाहिए, बिकॉज आपने ऑप्टिकल आइसोलेशन बहुत अच्छे से की हुई है, आपको सब इंटरचेंज वगैरह ऑपरेशंस आते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे वन इंटरचेंज ऑपरेशन। ठीक है, ये आप लिख देना। मैंने क्या बोला, ड्यू टू बैकसाइड अटैक देयर इज चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम दैट इज अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल, दैट इज अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। कंपाउंड में दूसरे भी हो सकते हैं, लेकिन हमको न्यूक्लियोफाइल जिस पे अटैक करता है उस पे ध्यान देना है, न्यूक्लियोफाइल। So we say that configuration gets inverted. We say that configuration gets inverted. We say that configuration gets inverted. This is known as Walden inversion. This is known as Walden inversion. This is known as Walden inversion. लिख लिया? Yes, sir. Point number 2, you write. Transition state exists. Transition state exists. Transition state exists only for 10 raised to minus 12 seconds. Transition state exists only for 10 raised to minus 12 seconds. Hence, it cannot be isolated. जो भी ट्रांजिशन स्टेट होती है ना, उसको हम बोलते हैं जीरो लाइफ टाइम। तो ब्रैकेट में लिख देना जीरो लाइफ टाइम। ट्रांजिशन स्टेट्स के लिए हम मान के चलते हैं जीरो लाइफ टाइम। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा वाई बैकसाइड अटैक। वाई बैकसाइड अटैक, उसके 2 पॉइंट्स है, दोनों में लिखा देता हूं। लीविंग ग्रुप एंड न्यूक्लियोफाइल, leaving group and nucleophile both are negatively charged.
leaving group and nucleophile both are negatively charged. So there would be electrostatic repulsion. There would be electrostatic repulsion. There would be electrostatic repulsion. That is why there is backside attack. To minimize repulsion, there is backside attack. To minimize repulsion, there is backside attack. तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट इसी में. सर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के बाद there would be electrostatic repulsion, and to minimize this there is backside attack. To minimize this there is backside attack. सबने लिख लिया बेटा यहाँ तक? Yes, sir. नेक्स्ट लिखिएगा लीविंग ग्रुप एंड न्यूक्लियोफाइल बोथ आर बल्की. कोई भी ग्रुप लगाओगे Cl भी लोगे तो भी बल्की है. तो लीविंग ग्रुप एंड न्यूक्लियोफाइल बोथ आर बल्की. So if front side attack, then there would be steric repulsion. If there is front side attack, there would be steric repulsion. If there is front side attack, there would be steric repulsion. Steric repulsion. To avoid that, there is backside attack. To avoid that, there is backside attack. सबने लिख लिया बेटा? यस सर. Yes, sir. अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, ये जो इन्वर्जन वाला वर्ड है ना, ये हम तभी बोलेंगे जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव हो. अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, वी विल नॉट टॉक अबाउट इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है? सो व्हेन शुड वी talk about inversion in SN2? तो इसका आंसर है whenever substrate and product ये क्या हो? ऑप्टिकली एक्टिव एंड कायरल कार्बन इज अटैक. ये नहीं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी किसी और कार्बन की वजह से, उसी कार्बन की वजह से होनी चाहिए जिस पे अटैक हो रहा है. तो वी हैव टू बी केयरफुल. इसको भी हाईलाइट कर लेना. ठीक है? और फिर 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आप चैट बॉक्स में उसका आंसर लिखिए.
दोनों के आंसर्स आप चैट बॉक्स में लिखिए। यस यस, नो नो, यस नो, नो यस, 4 पॉसिबिलिटी बनती है। फटाफट आप बताइए। वेरी गुड। और लोग भी आंसर दो बेटा फटाफट। वेरी गुड। यस यस, नो यस, यस यस, इतने आंसर्स 3 ही लोगों ने अभी दिए बेटा। वेरी गुड, गुड, गुड। गुड गुड, वेरी गुड। सबने सोच लिया बेटा? 2 मिनट सोचना था आपको, उसके बाद आप आंसर सोच लिख पाते। वेरी गुड। देखो, पहली बात तो आंसर लिख देता हूं मैं दोनों के लिए। इसका आंसर है नो, इसका आंसर भी है नो। क्यों नो है? अरे भाई, सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारा जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है वो कंपाउंड अलग है। इन्वर्जन केवल इतनी बात होती है कि कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें लगेगा कि इन्वर्टेड है क्या, लेकिन वो मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे के? नहीं। तो जब वो मिरर इमेजेस नहीं है तो हम बता नहीं सकते डायरेक्ट। हाँ, अगर ऐसा होता कि एलजी के बदले यहाँ पर एलजी है तो यहाँ भी एलजी होता, तो ये डेक्स्ट्रो है तो ये लेवो बोल देते। अरे भाई, कंपाउंड बदल गया तो यू कैन नॉट से डेक्स्ट्रो होगा कि लेवो होगा, कुछ भी हो सकता है। वी डोंट नो एंड दैट कैन बी फाउंड ओनली बाय एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये चीज का आंसर नो है। इधर क्यों नो बोला? बिकॉज इसमें भी प्रायोरिटीज डिसाइड होती है, तब आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकलता है। अगर एलजी का प्रायोरिटी और न्यूक्लियोफाइल का प्रायोरिटी उसके कंपाउंड में उसी नंबर पे आता है, तो फिर ये इन्वर्जन होने पे आप आर से एस बोल पाओगे, हमेशा नहीं बोल पाओगे। तो आप लिखेंगे नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, इधर भी नॉट ऑलवेज। तो हमको नहीं मालूम है, मे और मे नॉट वाली सिचुएशन है, डिपेंड करता है। इस वाले में तो भाई थियोरेटिकली आप देख पाओगे कि प्रायोरिटी क्या है। अगर प्रायोरिटी सेम है तो फिर आर विल बिकम एस, एस विल बिकम आर। ठीक है, डेक्स्ट्रो लेवो तो भाई हमको मालूम ही नहीं, वो तो एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। तो इसीलिए हम कुछ कह नहीं सकते और आंसर हो जाएगा नो नो। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिएगा। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू आस्क। Anyone having any confusion, you please ask.
सबने लिख लिया बेटा? should I remove this? Yes, sir. अब आप हेडिंग डालिएगा मैकेनिज्म of SN1 reaction. Mechanism of SN1 reaction. Mechanism of SN1 reaction. तो इसमें भी आप 2-3 पॉइंट्स लिखिएगा. SN1 reaction takes place. SN1 reaction takes place in minimum 2 steps. SN1 reaction takes place in minimum 2 steps. SN1 reaction takes place in minimum 2 steps. बताइए अगर 2 steps में reaction हो रहा है, then reaction will be complex reaction or reaction is elementary reaction? So complex Complex reaction. reaction. Yes, very good बेटा. Point number 2 लिखिएगा. The reaction takes place. The reaction takes place via intermediate carbocation. The reaction takes place via intermediate carbocation. The reaction takes place via intermediate carbocation. अब आप देखिए इसमें रिएक्शन कैसे होगा. एक केस ले लेते हैं R1, R2, R3 और यहाँ पर आपने लिविंग ग्रुप लगा दिया. ठीक, तो रिएक्शन 2 स्टेप्स में हो रहा है. तो स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 होगा लॉस ऑफ लीविंग ग्रुप टू गिव कार्बोकेटायन. ये हुआ आपका स्टेप 1. तो स्टेप 1 में आप इस Lg को निकाल दो तो क्या बनेगा? R1, R2, R3 और यहाँ प्लस लगा दो. और हमको मालूम है कि हर एक स्टेप का अपना ट्रांजिशन स्टेट होता है. तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इसका ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा, तो आप ये तो अनटच्ड थे, इनको तो हमने नहीं ब्रेक किया. जो ब्रेक हो रहा था उसको ब्रोकन स्टेट पे दिखा दिया. बस इतना आपको करना है. दिस विल बी द ट्रांजिशन स्टेट. सिंस 2 स्टेप है, हर स्टेप का अपना ट्रांजिशन स्टेट होता है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट 1 हो गया अपने लिए. स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2 इज वेरी स्पेशल. क्यों स्पेशल है? आप इस कार्बोकेटायन को देखो. क्या तुम बता सकते हो बेटा कार्बोकेटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा यहाँ पर? sp2. ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. यहीं पर ये मैजिकल चीज होती है. sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब ट्रायगोनल प्लेनर है ना. तो यहाँ पर R1 ले लो, R2 ले लो, R3 ले लो और ये प्लस है. तो ये प्लेनर होने से क्या हो गया कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो प्लेन के ऊपर से भी अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल प्लेन के नीचे से भी अटैक कर सकता है. इसका मतलब है इस बार आपको एक कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलेगा प्रोडक्ट में आपको 2 कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा. मान लीजिए कि रिएक्टेंट आप लिखते हो ऐसा R1, R2, R3 और Lg, और 2 कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब होगा?
एक बार आप इंटरचेंज इवन दिखा सकते हो और एक बार इंटरचेंज आप ऑड दिखा सकते हो। ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज दिखाओगे तो कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टेड दिखाई देगा। न्यूक्लियोफाइल इधर लगा दिया, R1 इधर किया, R2 और R3 अपनी जगह रहने दिया। और एक बार इवन नंबर ऑफ इंटरचेंजेस या फिर ना करो इंटरचेंजेस, दोनों चीज सेम होती है। यानी कि न्यूक्लियोफाइल वहीं पर लगाया जहां पर था, R1 यहाँ रखा, R2 यहाँ पर। क्यों आपको दो कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है? दोबारा बोल रहा हूँ, सिंस इंटरमीडिएट इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम अबव द प्लेन एज वेल एज बिलो द प्लेन। दोनों तरफ से आराम से अटैक करेगा। और जब दोनों तरफ से अटैक करेगा तो दो कॉन्फ़िगरेशन मिला। एक को हम नाम देंगे इन्वर्जन, इन्वर्जन, और एक को बोलेंगे रिटेंशन, यानी कॉन्फ़िगरेशन वही रहा जो पहले था, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। और जब दोनों चीजें होती हैं, यानी एक साथ दोनों होंगी, तो एक साथ अगर वो, अब इन दोनों को देखो, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे। जब ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे तो फिर इनको बोलेंगे रेसिमिक। यानी इस प्रोसेस का रिजल्ट क्या हुआ? रेसिमिक मिक्सचर। तो प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं? रेसेमाइजेशन। क्या तुम इस बात से एग्री करते हो? कोई कंफ्यूजन है किसी को? And if no confusion, then you copy this. Nucleophile attacks the carbocation. Nucleophile attacks the carbocation. सर Yes, बेटा? सर वो प्लेन के अंदर क्यों अटैक नहीं कर सकता? पॉसिबिलिटी क्यों नहीं? क्या चीज बेटा? सर प्लेन के अंदर अटैक क्यों नहीं कर सकता? प्लेन के पॉसिबिलिटी अंदर वही ही बन तो, रही है। प्लेन के अंदर अटैक मतलब उसको कार्बन मतलब पे अटैक करना है यहाँ पर। यस सर, तुम कह रहे हो कि इस साइड से क्यों नहीं आ सकता सीधे सीधे? यस सर, वो तो क्राउड है ना, यस सर। यहाँ से आएगा तो उसको क्राउड फेस करना पड़ेगा। ऊपर से आ रहा है तो वो सारी जगह खाली है, कहीं कोई इसको रिपल्शन नहीं मिला, सीधे कार्बन पे अटैक किया। ओके सर। सर यस बेटा? सर तो फिर SN2 रिएक्शन में भी जो उसमें भी तो मतलब दो पॉसिबिलिटी होनी चाहिए थी ना, एक बैकवर्ड और नहीं, फॉरवर्ड। उस पे कार्बोकेटायन नहीं बनता है ना, उस पे थोड़ी कार्बोकेटायन बनता है। उस पे तो इस कार्बन को उसको इस तरह से अटैक करना है ताकि रिपल्शन मिनिमम हो। तो रिपल्शन मिनिमम होता जब वो बैक से अटैक किया। दोनों अलग अलग सिचुएशन है। सर इसका ट्रांजिशन स्टेट भी होगा ना? हाँ, इसका भी ट्रांजिशन स्टेट होगा। वो पार्शियल फॉर्मेशन दिखा दो, मतलब जैसे ऊपर की तरफ से अटैक करोगे तो ऊपर ऐसे डैश डैश करके दिखा दो, फिर प्लस करके एक बार प्लेन के नीचे से आप ऐसे डैश डैश करके दिखा दो। गाइस मैं आपको एक एक डिटेल बता रहा हूँ। चाहता मैं तो सीधे आपको रटने के लिए दे सकता था, दो तीन पॉइंट्स लिखा था और काम हो जाता है। SN2 रिएक्शन लिखा था सीधे एक लाइन, बैक्सर अटैक, और SN1 के लिए लिखा था कार्बोकेटायन मैकेनिज्म, बस खत्म। और उसमें कार्बोकेटायन बनता है। और याद करा देता कि आपको दो प्रोडक्ट्स इसमें लिखने होते हैं, जिसमें इन्वर्जन रिटेंशन। बट मैं आपको डिटेलिंग हर चीज बता रहा हूँ, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों आपका अटैक ऐसा हुआ। कार्बोकेटायन बनाकर दिखाए, आपको ट्रांजिशन स्टेट्स दिखा रहे हैं, ग्राफिकल एनालिसिस करा रहे हैं। तो आप इसको देख के घबरा नहीं जाना। नोट्स पूरे आपके पास हैं, आप किसी भी रैंक के लिए ट्राई कर रहे हो।
सर हम्म सर वो ऊपर से अटैक करेगा या नीचे से? अलग अलग क्यों बन रहे हैं तो फिर हर केस में ऊपर से करेगा तो अलग? हाँ, तो ऊपर से अटैक करेगा और नीचे से तो मिरर इमेजेस आएंगे ना। तुम खुद ही इमेजिन करो, एक चीज यहाँ से लगी आकर के, एक चीज इधर से लगी, तो तुमको मिरर इमेज नजर नहीं आएंगे? तो एक दूसरे की मिरर इमेजेस है, तभी तो रेसेमिक बोल रहा है। यस सर। स्ट्रक्चरली कोई डिफरेंस नहीं है, स्टीरियो वाइज डिफरेंस है। ओके सर। ये सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स आप लिख भी लेना अगर कंफ्यूजन आया है तो। सर यस बेटा। सर इधर ही कार्बोकैटायन क्यों बन रहा है, उसमें क्यों नहीं बना था सेंटर? किसमें नहीं, क्या दोबारा पूछना अच्छे से। सर इधर इधर ही कार्बोकैटायन क्यों बना, मतलब SN2 में क्यों नहीं बना था? हाँ, क्योंकि जो भी मैकेनिज्म प्रपोज की जाएगी ये तो एजम्पशन है, मतलब कार्बोकेटायन बनाना है, ऐसा किसी साइंटिस्ट ने एजम्पशन लिया। तो क्यों एजम्पशन लिया होगा? तो उसका एक रीजन है कि जब स्टीरियो केमिस्ट्री प्रोडक्ट्स की चेक की गई तो दो मिली, और दो कब मिलेगी? जब इस तरह के अटैक हो जिसमें दो पॉसिबल अटैक्स हो। और जब तुम्हारा SN2 वाला जो रिएक्टेंट था उसका जब चेक किया गया तो एक ही प्रोडक्ट मिल रहा था। वो एक प्रोडक्ट मिल रहा है तो कार्बोकेटायन आप नहीं एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि अगर कार्बोकेटायन एज्यूम करोगे तो दो स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो जो भी मैकेनिज्म्स हैं वो एजम्पशंस हैं, स्टेप्स हैं, वो एजम्पशंस लिए गए। वो किसके बेसिस पे लिए गए? डेफिनेटली एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे। समझ गए? यस सर। देखो, आप ऐसे सोचो कि जब साइंटिस्ट कोई मैकेनिज्म प्रपोज कर रहा होगा तो वो एक्सपेरिमेंट करता है, ऑब्जर्वेशन लेता है, और फिर वो प्रपोज करता है मैकेनिज्म। स्टूडेंट क्या करता है? स्टूडेंट जो है क्वेश्चंस के आंसर देगा विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म। मतलब वो मान के चलेगा मैकेनिज्म बिल्कुल सही है, उसके बेसिस अब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें दो प्रोडक्ट्स क्यों मिलते हैं, तो तुम बोलोगे बिकॉज कार्बोकेटायन बनता है। जबकि साइंटिस्ट ने क्या किया? दो प्रोडक्ट्स उसको एक्सपेरिमेंट में मिले थे इसलिए उसने कार्बोकेटायन मैकेनिज्म लिया। तो आप सोचो बिल्कुल उल्टा है। गेटिंग माय पॉइंट? कि एक साइंटिस्ट जो है एक्सपेरिमेंट के दो प्रोडक्ट्स के बेसिस पे कार्बोकेटायन एज्यूम करता है, और तुम एज अ स्टूडेंट उसी कार्बोकेटायन को सही मान करके एक्सप्लेन करते हो कि व्हाई आर वी गेटिंग टू प्रोडक्ट्स। आई होप यू आर गेटिंग दिस। यस सर। कि थोड़ा उल्टा सीधा है, लेकिन अगर एक बार तुम्हारे माइंड में घुस जाए कि तुम्हारा जॉब क्या है और एक साइंटिस्ट का जॉब क्या है, बिल्कुल आप एकदम क्लैरिटी से सब समझ पाओगे। सबने कॉपी कर लिया बेटा सब कुछ? यस सर। Yes, sir. चलिए, यहाँ पर एक पॉइंट इसका लिख लेते हैं, फिर ग्राफिकल एनालिसिस लिख देते हैं, फिर आप रेस्ट करिए। लिखिएगा, इन SN1 रिएक्शन, in SN1 reaction, formed carbocation, in SN1 reaction, formed carbocation has planar structure, has planar structure. So, nucleophile can attack. So, nucleophile can attack from both sides of the plane.
from both sides of the plane. So racemization occurs. So racemization occurs. Since the structure is planar, expectation is, since, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आप चाहें तो इसको किसी और कलर पेन से लिख दें, ठीक है। हर बच्चा जानता है कि आंसर रेसिमाइजेशन है, बट एक्चुअल आंसर रेसिमाइजेशन नहीं है, वो मैं आपको लाइन लिखाने वाला हूं, तो यू कैन यूज डिफरेंट कलर्ड पेन, ठीक है। लिखिएगा, सिंस द स्ट्रक्चर इज प्लेनर, since the structure is planar, expectation is nucleophile will attack both sides of the plane with equal probability. Both sides of the plane with equal probability, 50-50. But in reality, we find partial racemization. देखो इंटरेस्टिंग चीज है ये, ज्यादातर बच्चे गड़बड़ी करते हैं, उनको खाली रेसेमाइजेशन याद रहता है, पार्शियल रेसेमाइजेशन ये जरूर लिखना, पार्शियल रेसेमाइजेशन विद predominant inversion. Predominant inversion due to better orientation of nucleophile from backside. Better orientation of nucleophile from backside. तो पहले तो जहां तुमने नोट्स में स्टार्टिंग में लिखा था रेसेमाइजेशन, उसके ऊपर थोड़े अलग कलर के पेन से लिख दो पार्शियल, और उसके नीचे लिख देना विद इन्वर्जन डोमिनेट, यानी दो में से ज्यादा थोड़ा सा कौन सा होगा, इन्वर्जन वाला थोड़ा ज्यादा होगा, जबकि SN2 वाले में क्या था, 100% इन्वर्जन मिलता है। सर यस बेटा, बेटर ओरिएंटेशन के बाद क्या था? better orientation of nucleophile from backside. ठीक है, इसको आप पहले तो लिख लो, कलर कर लो उसको, पार्शियल रेसेमाइजेशन लिख लो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो केवल इतना कहना चाहता है कि भाई कार्बोकेटाइन जब बन रहा होगा तो किसी साइड से तो न्यूक्लियो लीविंग ग्रुप लीव कर रहा होगा ना, वहीं से तो कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है, तो प्लेनारिटी अचीव कर रहा होगा, तो न्यूक्लियोफाइल के लिए पहले से ही किधर से अटैक करने का ज्यादा पॉसिबिलिटी बनता है, बोला गया बैक साइड से, इसीलिए इन्वर्जन थोड़ा ज्यादा अमाउंट में बन गया। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये ग्राफ ड्रॉ कर लेना इसके लिए, यहाँ रिएक्टेंट है, यहाँ प्रोडक्ट है, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट 1 लिख दो, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट 2 लिख दो, ये इंटरमीडिएट लिख दो विच इज कार्बोकेटाइन। ड्रॉ दिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स ऑन विच SN1 SN2 रिएक्शंस डिपेंड।